बेबी हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस फोन चला रहा था। कुछ नहीं, बस तुमको दिख रहा है। पहला नशा पहला खुमार अभी मैं तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बताऊं क्या हुआ? अभी मैसेज आया है। जैसे रियल लाइफ में आपके पार्टनर्स के मूड स्विंग्स होते हैं, सिमिलरली मैथ्स में भी मूड स्विंग्स होते हैं। अब वो कैसे? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है यू शेप यानी कि पैराबोलिक शेप। सो अगर एक अपवर्ड पैराबोला बनता है सो दैट इज अ स्माइलिंग फेस, एंड अगर एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता है दैट इज अ सैड फेस। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से ही मिलकर बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनके बारे में हम और सीखेंगे अपने आज के सेशन में। सो लेट्स मूव टू द क्लास। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का पढ़ ले टेंथीज यूट्यूब चैनल में। और अभी अभी आपने देखा कि मैथ्स में भी हमारे पास क्या होते हैं भाई, मूड स्विंग्स होते हैं। स्माइलिंग फेस बनता है, फ्राउनिंग फेस बनता है, सैड फेस बनता है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में क्यों बात करी भाई आज के हमारे सेशन की शुरुआत में, है ना? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड आई होप आप मुझे भूले नहीं हो। माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा और मैं आपकी मैथ्स की एजुकेटर हूँ, मैथ्स वाली दीदी हूँ, है ना? चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आप लोगों ने ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, यानी कि हमारे मूड स्विंग्स, हैप्पी फेस, सैड फेस, है ना? सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से ही निकल कर आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए लेट्स बिगिन। ओके, सो देखो, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीजिए, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जिनकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? 2 होता है, बिल्कुल, है ना? सो अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a हमारा 0 नहीं होता है, द लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये क्या बन जाती है? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो पैराबोलिक शेप का होता है, यानी कि वो पैराबोला ग्राफ होता है। अब पैराबोलिक शेप क्या होती है? यू शेप। दैट इज अ यू शेप। दैट इज व्हाट? अ यू शेप। यानी कि पैराबोला इज समवॉट लाइक दिस। दिस इज अ हैप्पी फेस, दिस इज अ स्माइलिंग फेस, है ना? या फिर एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, दैट इज अ सैड फेस, मुरझाया हुआ फेस, है ना? या फिर एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम जीरोस निकालने की बात करते हैं तो जितनी डिग्री एटमोस्ट उतने जीरोस, यानी कि एटमोस्ट 2 जीरोस, राइट? एंड आई होप बच्चे पॉलिनोमियल्स वाला सेशन आपने देखा था। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होती हैं, जब हम उन्हें पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0। यानी कि अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखना चाहें तो हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो जिस भी पॉइंट पर हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाता है।
सो यानी कि यहां पर हमारे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया जा रहा है, तो यहां पर सिर्फ एक जीरो है। यहां पर हमारे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया जा रहा है, तो एक जीरो है। यहां पर हमारे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया जा रहा है, दैट मींस देयर आर 2 zeros। यहां पर हमारे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया जा रहा है, इस केस में एक्स एक्सिस को कट नहीं किया जा रहा है, दैट मींस नो zeros। So that means we have at most 2 zeros। at most word का मतलब है या तो 2 या तो 2 से कम। So less than or equal to, less than or equal to, ये मतलब होता है at most का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही निकल कर आया है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दिया, यानी कि उसको इक्वल दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, तो वो बन गया व्हाट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, इजी, सिंपल, यहां तक समझ आया? ओके। उसके बाद बात अगर करें सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की, सो लीनियर इक्वेशंस अभी हमने चैप्टर किया है। लीनियर इक्वेशंस के केस में भी मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम उसे इक्वेशन में पुट करें तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, है ना? बिल्कुल। चलो जी, so the value of the variable such that it satisfies the given equation is known as the solution or the root of the given equation। क्लियर? अब आपके पास क्या है बच्चे? आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बनकर आई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट 2 zeros हैं, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट 2 zeros हैं, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। सो सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस या फिर 2 रूट्स हैं, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करें तब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना? ठीक है, सो यानी कि इस केस में हमारे पास या तो 2 सॉल्यूशंस होंगे या फिर एक होगा या फिर होगा ही नहीं। सिमिलरली यहां पर ग्राफ से हम ये चीज समझ सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इज अ यू शेप ग्राफ, दैट इज अ पैराबोला। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब उन्होंने समझा रखा है यहां पर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। Let x is equal to alpha where alpha is any real number. If alpha satisfies this quadratic equation, then alpha is the root or the solution of the quadratic equation. Clear? अब यहाँ पर यही सेम चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है कि as quadratic polynomials have degree 2, therefore quadratic equations can have 2 रूट्स। उसके पास 2 रूट्स हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 रूट्स। यहां पर आप लिख सकते हो एटमोस्ट 2 रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? वो यही बोल रहे हैं। सो द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सेम एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर, इजी, सिंपल, समझ आया? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर हुआ? ओके। अब अगर मैं आपको कहती हूं कि मेरे पास ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, आपको इसे सॉल्व करना है। आपको इसे सॉल्व करना है यानी कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। यू हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हिच आर फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम अपनी जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी सीखा है। दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, आप लोग ये क्लास 9th में भी सीख कर आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में, है ना?
नेक्स्ट मेथड होता है हमारा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन यू पीपल सीबीएसई वाले बच्चे हमारे बहुत लकी हैं, सीबीएसई के सिलेबस से ये जो है ये डिलीट हो गया है, सीबीएसई के सिलेबस से ये जो है वो डिलीट हो गया है, तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। क्लियर, इजी। सो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो मेथड्स के बारे में बात करनी है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब आ जाइए, सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है, अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से बता रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, which is ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, यहां पर हम a और c का प्रोडक्ट निकालते हैं, जो भी हमारा a और c का प्रोडक्ट आया उसके हमें ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं, ठीक है, सच दैट उनका सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए। ओके, a और c का एस प्रोडक्ट निकालिए, जो भी आंसर आता है उसके ऐसे फैक्टर्स करिए सो दैट योर सम इज इक्वल टू बी, राइट। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हियर a इज इक्वल टू 2 बिकॉज a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, ठीक है। b इज माइनस 5 because b is coefficient of x and यहाँ पर coefficient of x is minus 5 and c is 3 because c is the constant term, यहाँ पर constant term हमारी 3 है। ओके, a और c का प्रोडक्ट करना है, 2 into 3 that is 6 के ऐसे फैक्टर्स सोचिए so that your sum becomes minus 5। वेरी सिंपल, देखिए 2 into 3 6 होता है, लेकिन 2 plus 3 5 होता है ना। हमें क्या चाहिए, हमें -5 चाहिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। -2 into -3 6 होता है बिकॉज माइनस माइनस प्लस है ना, एंड -2 प्लस -3 -5 हो गया, सो हमारा काम हो गया। यानी कि हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स निकाल लिए जिनका हमने सम किया और सम हमारा b के बराबर आ गया, दैट इज -5, सो दिस इज द करेक्ट। क्लियर। सो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो पहले दोनों टर्म्स में से आप 2x बाहर निकाल सकते हो, है ना। सो 2x बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 1 बच गया। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, -3 बाहर निकाल सकते हैं, तो x माइनस 1 बच गया। सो अब आप देख सकते हो पूरे एक्सप्रेशन में से आप x माइनस 1 बाहर निकालोगे तो 2x माइनस 3 बच गया। नाउ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0। जब भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कोई एक ना एक टर्म 0 होती है। सो आइदर ऑफ दीज टर्म्स इज 0, सो दैट मीन्स यू कैन राइट, इधर लिख देते हैं, आइदर x माइनस 1 इज 0 और 2x माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स x की वैल्यू या तो 1 है या फिर x की वैल्यू है 3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दिया भाई, सॉल्व कर दिया। क्लियर, इजी। सो दिस इज व्हाट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डज एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसे समझ लीजिए। ओके, चलिए अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द रूट्स और द सॉल्यूशन। सिंपल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से करते हैं। सो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हियर
ए क्या है हमारा 6 है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। सो ए क्या है 6 है, बी क्या है -1, सी क्या है -2, सो ए इंटू सी दैट इज 6 इंटू -2 विच इज -12। -12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं सो दैट हमारा सम बन जाए -1। सो देखिए 3 into -4 is -12 and 3 plus -4 is -1, राइट, हो गया काम। सो यानी कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 6x² plus 3x minus 4x minus 2 is equal to 0, राइट। सो यहां से पहले दोनों टर्म्स में से आप 3x बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो। सो 3x कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया 2x plus 1। आखिरी के दोनों टर्म्स में से यहां से आप -2 बाहर निकाल सकते हो। सो -2 बाहर निकाला, 2x plus 1 बच गया विच इज इक्वल टू 0। अब पूरे एक्सप्रेशन में से 2x plus 1 ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, इसको बाहर निकाला तो बच गया 3x - 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां से बचा 3x, यहां से बचा -2, है ना। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, सो आइदर 3x - 2 is 0 और 2x plus 1 is 0। सो x की वैल्यू हो गई 2/3 और x की वैल्यू हो गई -1/2 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर आंसर। Simple. So the given quadratic equation has two solutions, that is 2/3 and -1/2. Okay? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट वाले क्वेश्चंस देख के हमारे पसीने छूट जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं। उड़ गए तोते तेरे तो उड़ गए तोते, है ना, उड़ गए ना सबके तोते, कोई बात नहीं, अभी आपके तोते वापस आ जाएंगे आपके पास भागते भागते, उड़ते उड़ते, है ना। कैसे आएंगे बहुत आराम से मैं समझाऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, अब देखो यहां पर 3x² -2√6x plus 2 is equal to 0 है, ठीक है। Here a is equal to 3, b is equal to -2√6 and c is equal to 2। a और c का प्रोडक्ट है 3 into 2 which is 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स का मतलब है कि 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है सो दैट कि उसका सम जो है वो आ जाए, ये उसका सम आ जाए b के बराबर, यानी कि -2√6 के बराबर। सो देखिए आपको 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि सम में आपका √6 आ जाए। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहले 6 को आप लिख सकते हो 1 into 6, फिर आप लिख सकते हो 2 into 3, है ना, और तो कोई तरीका नहीं है लिखने का। हाँ, ऑर्डर चेंज करना चाहो कर सकते हो कि मैम हम तो 3 into 2 लिखेंगे, हम तो 6 into 1 लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है भाई 6 को लिखने का इसके अलावा, राइट। अब आप देखिए हमें सम चाहिए -2√6, यानी कि सम के अंदर आना चाहिए √6। तो दैट मीन्स आप 6 को ब्रेक करके लिख दीजिए ऐसे, आप 6 को ऐसे ब्रेक करके लिख दीजिए, है ना। √6 into √6 will be 6, राइट। अगर आप इनका सम करते हैं तो वो आ जाएगा 2√6, लेकिन हमें सम क्या चाहिए, -2√6। तो अब मैं लिख सकती हूं -√6 into -√6 which is equal to 6। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, एंड -√6 प्लस -√6 विल बी -2√6। हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम। ऐसे ही सोचना है कि जो भी आपको सम चाहिए वहां पर √6 है, √2 है, √3 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। अगर मान लो यहाँ पर b में जो आपका सम है वहां पर √2 होता तो आप इसको ब्रेक कर देते, अगर √3 होता तो भी आप इसी को ब्रेक कर देते, है ना, बिकॉज हम जानते हैं कि √2 into √2 2 के बराबर होता है एंड √3 into √3 3 के बराबर होता है। सो ऐसे ही बस आपको दिमाग लगाना है एंड योर जॉब विल बी वेरी वेरी इजी। सो आ गए तोते वापस, है ना, उड़े नहीं ना,
चलो, सो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस कैन बी नाउ रिटन एज 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ध्यान से देखना है भाई, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर ये जो हमारे पास पहले दोनों टर्म्स हैं, मैं यहां से क्या कॉमन ले सकती हूं? अब सोचो, कॉमन लेने का मतलब क्या है? अभी तक हम कॉमन ले रहे थे, इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या लिया भाई? इन दोनों टर्म्स में से मैंने 3x कॉमन लिया। तो कॉमन लेने का मतलब क्या था? कॉमन लेने का मतलब था कि मैंने इन दोनों टर्म्स को 3x से डिवाइड कर दिया। यही तो किया। देखिए, 6x² प्लस 3x, अगर मैंने इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लिया, 3x को बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि मैं हर एक्सप्रेशन को 3x से डिवाइड कर रही हूं। मैं हर एक एक्सप्रेशन को 3x से डिवाइड कर रही हूं, यही तो मतलब है। सो यानी कि डिवाइड करने के बाद यहां पर बच गया 2x, यहां पर बच गया 1, और इसीलिए मैंने ये चीज यहां पर लिख दी। सो कॉमन लेने का मतलब है कि अगर आप पूरे एक्सप्रेशन में से 3x कॉमन ले रहे हो, दैट मीन्स आप उसके हर टर्म को 3x से डिवाइड कर रहे हो, है ना। सो यहां पर भी अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देखिए क्या कर सकते हैं। 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3x² माइनस √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3x। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। √6 कैन बी ब्रेकन एज √3 इंटू √2 माइनस यहां पर फिर से √2 इंटू √3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं? आप यहां से √3x कॉमन ले पा रहे हैं। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर बच गया √3x माइनस यहां पर बच गया √2। ठीक है, ये बच गया। उसके बाद यहां से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं? माइनस √2 कॉमन ले पा रहे हैं। माइनस √2 कॉमन लेने पर यहां पर बच गया √3x और यहां पर बच गया माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो उसके बाद देखिए, अब पूरे टर्म में से ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। सो √3x माइनस √2 और बच गया यहां पर √3x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0, है ना। सो आइदर ऑफ द टर्म विल बी 0, क्योंकि प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक टर्म 0 होना जरूरी है। सो यानी कि आइदर √3x माइनस √2 इज 0, और देखिए दोनों ही टर्म्स हमारी सेम है, दोनों ही टर्म्स हमारी √3x माइनस √2 ही है ना। सो दैट मीन्स और √3x माइनस √2 इज 0। सो इसका मतलब है x हो गया √2 अपॉन √3 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस, एटमोस्ट 2 रूट्स पॉसिबल हैं, या तो 2 या तो 1 या तो है ही नहीं। सो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही रूट पॉसिबल है, दैट इज √2 अपॉन √3। क्लियर हुआ? समझ आया सभी को? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हुआ? कॉमन कैसे लेना है क्लियर हुआ सभी को, है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है वो भी क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमारा ना दिमाग नहीं चलता। आपने समझा दिया, हमें अभी के लिए तो समझ आ गया, लेकिन बाद में जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब तो हमारे तोते उड़ ही जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे, है ना। उसके लिए आपके पास एक रामबाण इलाज है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत सारी ऐसी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो लग नहीं पाएगी, है ना, या फिर अगर लग भी पा रही होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार अगर गलती हो गई तो, एग्जाम में अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो तब आपके पास एक रामबाण इलाज है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में सक्षम होता है, वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, अब हाँ, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ओके। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप अटक जाएंगे, जैसे यहां पर हम अटके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त, है ना।
सो वहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर लीडिंग कोफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर है, इजी. और यहां पर ये जो b² माइनस 4ac है, हम इसको कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है. इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है. ओके, तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. यानी कि इसकी हेल्प से आपके पास दो सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं. तो आपके दो सॉल्यूशंस क्या निकल कर आए हैं, सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d बाय 2a, है ना. एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार क्या आएगा भाई, एक बार ही माइनस साइन के साथ आ जाएगा. सो ये आपके क्या हो गए भाई, दो सॉल्यूशंस हो गए ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास ये सॉल्यूशंस बनकर आ गए. डन. ये फॉर्मूला है जो याद रखना है एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, यानी कि सॉल्यूशन निकालने का तरीका है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. यहां पर बस a, b और c की वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान. क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. देखो जी, ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है. सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और फिर इसी इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर मैच करता है या नहीं. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं. ये क्वेश्चन अभी अभी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो कोई बात नहीं. सो ये हमारे पास क्वेश्चन है. सबसे पहले बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. सो आप यहां पर लिख सकते हैं हियर a क्या है हमारा 3 है, b माइनस 5 है और c हमारा 2 है. ये सारी वैल्यूज बस यहां पर पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. चलो, सो x क्या हो गया हमारा, x हो गया हमारा माइनस 5, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 3. ओके, सो वैल्यूज पुट करी हमने, क्या आया हमारा आंसर, x की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई भाई, x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस दैट इज 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस this will be 12 and 2 24, okay, upon 6. ठीक है, that means x is equal to 5 plus minus under root 1 upon 6. So x is equal to 5 plus minus 1 upon 6 because आप जानते हैं under root 1 ही होता है. So यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5 plus 1 upon 6 एंड x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1 अपॉन 6, है ना. एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. सो यहां से हो गया हमारा 6 अपॉन 6, सो x की वैल्यू हो गई 1 एंड यहां से हमारा आंसर हो गया 4 अपॉन 6, सो x की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3. ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3. आर रूट्स of the given equation. Clear? Easy, simple, समझ आया. So quadratic formula बहुत simple है. अब इसी क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं.
सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे यहां पर क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही अपना सॉल्यूशन निकालना है, तब तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन है कि फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही अपना काम करना है, तो उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है ना। सो मेरे हिसाब से तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द इजीएस्ट मेथड, बिकॉज इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो याद रखना है और बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत का वाला काम है ना, और कभी कभार गलतियां भी हो जाती हैं उसमें, राइट। चलो अब समझते हैं कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, कि हमारे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। तो आपने लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया गया है तो हमारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो सिमिलरली यहां पर भी हमें यही चीज समझनी है और वो हम समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो देखिए, अगर मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है जहां पर a हमारा 0 नहीं हो सकता और इसका सॉल्यूशन है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, जहां पर d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है और इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप जानते हैं, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, है ना, और बहुत बार हम इसका यूज भी करते हैं। सो आप जानते हैं कि कभी भी अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालें या चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालें, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि +2 का स्क्वायर है, यानी कि +2 का स्क्वायर है, वो भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर होता है, वो भी 4 होता है। यानी कि किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी स्क्वायर रूट की बात करती हूं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल होता है, दिस ऑलवेज गिव्स अस अ पॉजिटिव नंबर। ओके, स्क्वायर रूट 4 हमेशा 2 है, यानी इसका मतलब है स्क्वायर रूट 4 का क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पर आंसर 4 आता है। स्क्वायर रूट 16 अगर मुझे निकालना है तो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पर आंसर 16 आता है, तो आप बोलेंगे 4। स्क्वायर रूट 81 क्या होगा, वो होगा 9, यानी कि स्क्वायर रूट 81 का मतलब है एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है 81। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? यानी कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर कभी -16 आता है। सोच लो, आपको टाइम दे दिया, सोच लो, कमेंट सेक्शन में बता दो क्या ये चीज कभी पॉसिबल है। कोई एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करिए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है -16। सो ऐसा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। अब कुछ बच्चे जो क्लास 11th के, मैं देखती हूँ आप लोग कमेंट करते रहते हैं वीडियोस के नीचे, तो बोलेंगे मैम हमें पता है वो ना इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। हाँ जी, वो चीज़ें आप क्लास 11th में जाकर सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर -16 या नेगेटिव नंबर आता है। सो कोई भी ऐसा रियल नंबर आप नहीं बता सकते जिसका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। उसका आंसर कोई भी रियल नंबर नहीं होता है। नो रियल नंबर एग्जिस्ट, नो रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है, नो रियल नंबर एग्जिस्ट। यानी कि यहां पर भी अगर मैं बोल दूं कि अगर बाय चांस मेरा डिस्क्रिमिनेंट, बाय चांस मेरा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये नेगेटिव आ जाता है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा,
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, यानी इस केस में हमारा सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इस केस में हम बोलेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। सो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac या तो ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर आता है, तब हमारा सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तब हमारा सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। सो सारा खेल किसका था? सारा खेल था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है, इजी। अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर नहीं होती है, सो इसीलिए सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। बट अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो भी नंबर है वो पॉजिटिव या फिर 0 आता है, तब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया। सो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दिख रही है ना, तो सबसे पहले यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या है, 1/x+4 - 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और यहां पर बोला जा रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। क्यों बोला जा रहा है? अगर मान लो x की वैल्यू -4 होती, अगर x की वैल्यू -4 होती और आप यहां पर पुट करते तो क्या हो जाता? अगर x की वैल्यू -4 आप यहां पर पुट करते तो क्या हो जाता? वो हो जाता 1/0। और क्या कभी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, है ना जी, बिल्कुल। अगर मान लो x की वैल्यू 7 होती, x की वैल्यू 7 होती और आप यहां पर पुट करते तो वो भी क्या हो जाता? 1/0, और वो भी पॉसिबल नहीं होता, वो भी पॉसिबल नहीं होता। सो इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई x की वैल्यू -4 और 7 तो नहीं होगी, उसके अलावा ही कुछ होगा, उसके अलावा ही कोई वैल्यू होगी। ओके, चलिए, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो एलसीएम ले डालो। सो एलसीएम ले लिया, x+4 इंटू x-4 विच इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए यहां पर x+4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, दैट इज x-7। सो न्यूमरेटर में भी x-7 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x-7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, दैट इज x+4। सो यहां पर आ गया x+4, ठीक है। सो x-7 माइनस x-4 अपॉन x+4 इंटू x-7 विच इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा -11 अपॉन x+4 इंटू x-7 विच इज इक्वल टू 11/30। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये 11 और ये 11 हो गया कैंसिल, ठीक है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम यहां पर लिख सकते हैं -1 अपॉन x+4 इंटू x-7 विच इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो -30 इज इक्वल टू x+4 इंटू x-7। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो ये हो गया x² -7x + 4x -28, ठीक है। सो -30 इज इक्वल टू x² -3x -28। क्लियर है यहां तक, है ना? अब -30 को शिफ्ट कर देंगे तो x² -3x -28 + 30 विच इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर
सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये जो इक्वेशन दी गई थी आपने इसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। Now you have to solve, that means you will have to find the value of the variable, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, आइदर बाय फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो भी मेथड इजी लगता है उससे काम कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ना। लेकिन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम करते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके चलो, सो यहां पर हमारी इक्वेशन अब क्या बनी, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आप लिख सकते हो हियर a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 2. So a और c का प्रोडक्ट किया, that is 1 into 2 is 2. 2 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं so that our sum becomes b यानी कि minus 3. Very simple. Minus 2 into minus 1 is 2 because minus minus plus and minus 2 plus minus 1 is minus 3. हो गया काम, है ना। चलो, सो ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। सो पहले दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया, सो x माइनस 2। यहां से हमने -1 कॉमन लिया, सो x माइनस 2। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बाहर निकाली जा सकती है, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हमारा 0 है, तो आइदर कोई एक टर्म 0 होगा, सो या तो ये 0 है या फिर x माइनस 1 0 है, यानी कि x की वैल्यू या तो 2 है या फिर x की वैल्यू 1 है। एंड दिस इज आवर आंसर। This is our answer. That is the solution of this given equation is x is equal to 2 and x is equal to 1. Clear to all of you? No confusion at all. So अगर कभी भी ऐसे टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको दिखती है, first you have to simplify it into a quadratic equation and then you have to solve them by any method you want. Okay? अगर middle term splitting से नहीं करना है तो quadratic formula से भी you can solve it. Right? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अच्छा देखो, अगर मेरे पास कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जानते हैं कि उसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस या एटमोस्ट 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। या तो 2 होंगे या फिर 1 होगा या होगा ही नहीं, है ना। सो यानी कि अगर इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स जर्नल फॉर्म लाइक दिस, जहां पर a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जहां पर आप बोल सकते हैं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d, दैट इज इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। और अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमारा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन बच्चे, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा नो रियल नंबर एग्जिस्ट होगा। क्योंकि आप फर्दर इन क्लास 11th जाकर सीखेंगे कि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं और उन्हें हम रियल नंबर्स नहीं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर बोलेंगे कि नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो कभी भी रियल नंबर नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं बता सकते जिसका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आता है ना। यानी कि अगर मुझे कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जैसे x² इज इक्वल टू -16, सो x की मैं कोई भी वैल्यू नहीं बता सकती, यानी कि नो रियल नंबर एग्जिस्ट। क्लियर है, इजी। यानी कि x कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता कि x का स्क्वायर करने पर कभी भी नेगेटिव आ रहा है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर भी अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे कि नो रियल रूट्स।
उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा. सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे. वो दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तब हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. कैसे? ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा. नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये इसके दो सॉल्यूशंस हो गए, यानी कि दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हो गए. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी अपॉन 2a. बस माइनस बी अपॉन 2a. तो यानी कि इसके दो सॉल्यूशंस हुए, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं. सो इसका मतलब है एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस. यहां पर सॉल्यूशन है ही नहीं, यहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन है और यहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है. सो यानी कि एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस. क्लियर? इजी, सिंपल, याद रहेगा अब ये कॉन्सेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पर आप अपने एग्जाम्स में ढेर सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं. क्लियर? सो अब यहां पर याद रखने के लिए ये पॉइंट्स हैं. अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप की जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है देन वी विल हैव इक्वल रूट्स. और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है तो हमारे रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे. ओके, क्लियर? ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर लीजिए. राइट? अब इस पर बेस्ड एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में. Find the discriminant of the quadratic equation and hence find the nature of roots. Okay, so 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0. So यहाँ पर a हमारा 2 है, b हमारा -4 है एंड c हमारा 3 है. आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 16 माइनस दिस इज 8 एंड 24, दिस इज -8. यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हो गया हमारा -8, दैट इज इट इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव. तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. क्लियर? इजी. अब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो हम उन्हें फाइंड भी नहीं करेंगे. खत्म कहानी, खत्म हमारा काम. क्लियर हुआ? समझ आया सभी को? नो कंफ्यूजन एट ऑल, राइट? ठीक है ना? समझ आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 1 या 2 मार्क के बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो रियल एंड इक्वल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है. जब वो 0 के बराबर होता है. सो यहां पर आप देखें, सो यहां पर a क्या होगा? हमारा k होगा, b हमारा 2 होगा और c हमारा 1 होगा. बिकॉज इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं.
हम किसके साथ, जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो A becomes K, B is 2 and C is 1. सो वैल्यूज पुट करिए. डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट इज B square minus 4AC is 0. सो ये हो गया 2 का स्क्वायर minus 4 into K into 1 is equal to 0. So 4 minus 4K is 0. That is 4 is equal to 4K. So K is equal to 1 and this is our answer. Simple question. 1 mark, 2 marks में पूछे जाते हैं, कंडीशन याद रखनी है. You have to remember this condition. Okay? चलिए बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन हम लोगों से CBSE एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है. The quadratic equation this, that is x square minus 4x plus k is equal to 0 has distinct real roots. अलग अलग रूट्स हैं उसके. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0. डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. चलिए, सो यहां पर ये जो हमारी इक्वेशन है, यहां पर a क्या है, 1 है, b हमारा -4 है और c हमारा k है. तो वैल्यूज पुट करिए यहां पर और बताइए आंसर क्या आएगा. देखिए, -4 का स्क्वायर -4 into 1 into k, दैट इज ग्रेटर दैन 0. That is greater than 0. Okay, so 16 minus 4k is greater than 0. So 16 is greater than 4k. Then 16 upon 4 is greater than k. That means 4 is greater than k. इसका मतलब है कि k हमारा 4 से छोटा है, यानी कि k can have any value less than 4. इसका मतलब है k can have any real value less than 4. Less than 4. ठीक है, so k is less than 4 and the correct answer is option D. Option D is correct. Clear? Easy, simple. ऐसे questions भी पूछे जाते हैं. अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हमें बताइए कि the roots are real. तब हमारी कंडीशन क्या होगी. अगर हमें ऐसी कंडीशन बोली जा रही है किसी क्वेश्चन में कि द रूट्स आर रियल, तो हमें नहीं पता कि रूट्स इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं. हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि द रूट्स आर रियल, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं. सो ये वाली कंडीशन तो भूल जाइए, आखिरी वाली कंडीशन तो भूल जाइए. इन दोनों कंडीशंस को देखिए. तो इस केस में या तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है. तो ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होती है. ठीक है, क्योंकि रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना. अब डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, वो हम नहीं जानते. सो या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या 0 होगा, है ना. चलिए, बहुत ही बढ़िया. अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है. सो क्या कह रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, अगर इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो हमारी इक्वेशन है दैट इज b माइनस c का x स्क्वायर प्लस c माइनस ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करती हूँ, जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के साथ कंपेयर करती हूँ, मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में इसीलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर ऑलरेडी यूज किए गए हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना. सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो आप लिख सकते हो हियर a, कैपिटल A इज इक्वल टू b माइनस c, कैपिटल B इज इक्वल टू c माइनस a एंड कैपिटल C इज इक्वल टू a माइनस b. ओके, हमें बोला जा रहा है द रूट्स आर इक्वल. रूट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तब हमारे रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. द रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, क्लियर है.
सो यानी कि यहां पर भी हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे, यहां पर भी हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे, दैट इज c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए चलिए जल्दी से। यहां पर अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy माइनस 2xy। ओके ठीक है, सो इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं यहां पर। सो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca देन माइनस 4 इंटू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, सो बी ए माइनस बी स्क्वायर देन माइनस सी ए देन प्लस सी बी विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ba प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca एंड माइनस 4cb विच इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन जो यहां पर है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दोबारा लिख रही हूं, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन वी हैव माइनस 2ca, ठीक है, देन माइनस 4ba then we have plus 4ca then minus 4cb which is equal to 0। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहां पर देखिए माइनस 2ca एंड प्लस 4ca, सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज प्लस 2ca देन माइनस 4ba माइनस 4cb विच इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या आपको कहीं ना कहीं ये वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटी दिख रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये वाली आइडेंटिटी आपको यहां पर दिख रही है, कहीं पर भी दिख रही है? भाई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। कैसे देखिएगा, a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैन बी रिटन एज c का स्क्वायर प्लस दिस कैन बी रिटन एज 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू c इंटू a प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पर हमारे पास b है, यहां पर a है, तो यानी कि या तो b के साथ माइनस का साइन होगा या a के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है, यहां पर भी माइनस का साइन है, तो या तो c के साथ माइनस का साइन होगा या b के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव कब आता है? जब कोई एक पॉजिटिव होता है और कोई एक नेगेटिव होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये चीज तभी पॉसिबल है, राइट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव व्हेन उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। सो यानी कि या तो b नेगेटिव है या a नेगेटिव है या c नेगेटिव है या b नेगेटिव है। सो दोनों में ही आप देख पा रहे हैं कि b जो है वो दोनों में ही कॉमन है, सो इसका मतलब b हमारा नेगेटिव होगा। दोनों में b कॉमन है, इसीलिए b हमारा नेगेटिव होगा। तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 इंटू माइनस 2b इंटू a प्लस 2 इंटू c इंटू माइनस 2b विच इज इक्वल टू 0। यही सेम आइडेंटिटी बन गई, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज a प्लस c माइनस 2b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर 0 है तो यानी कि वो नंबर खुद ही 0 है ना, वो खुद ही 0 है। सो दैट मीन्स a प्लस c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस c is equal to 2b and hence proved, and hence proved। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। सो भाई यहां तक तो कुछ मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस
कंडीशन का यूज किया है। उसके बाद जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो यहां तक सिंपल है, कंफ्यूजन इसके बाद क्रिएट होती है कि क्या करें। तो यहां पर हमने इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज किया है जो हम क्लास 9th में सीख कर आए हैं, है ना। चलिए, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सभी को यहां तक, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो क्लियर है यहां तक सभी को। अब बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ इतना ही था कि हमें सॉल्व कैसे करना है किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, या फिर उनके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। अब आता है मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों की हालत पतली हो जाती है ना, हो जाती है ना। लीनियर इक्वेशंस में भी यही दिक्कत आई थी हमें, यहाँ पर भी यही सेम दिक्कत आने वाली है, बट कोई बात नहीं, हम बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से सारी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके हेल्प से ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वेशंस बनती जाएंगी, है ना। और जैसे ही इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हमें पता है कि अगर वो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसको भी सॉल्व करना हमें आता है, चाहे फैक्टराइजेशन से करिए चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, है ना। चलिए, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन रीड करिए, देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये हमारा। A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Distance, speed, time. ये वाले जो questions होते हैं ये हमारे बहुत important होते हैं, वो लीनियर इक्वेशंस में भी पूछे जाते हैं। सो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। जब भी इन तीनों की बात हो तो भाई एसटीडी हमारे दिमाग में आता है, एसटीडी कॉल्स, राइट। या फिर अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। सो दैट मीन्स एसटीडी, दैट मीन्स स्पीड into time is equal to distance. Clear? ठीक है, तो speed into time is equal to distance, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब भाई कॉमन सेंस है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम हमारा कम ही हो जाएगा, है ना। अगर हम स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहे होते हैं तो हम अपनी स्कूटर की स्पीड, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि द टाइम टेकन फॉर अस टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन रिड्यूसेस। तो स्पीड बढ़ गई तो अपने आप टाइम कम ही लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है और वही क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 360 किलोमीटर, ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने मान लिया, ठीक है। सो हमारा सबसे पहली बार टाइम क्या लगेगा, टाइम t हमारा क्या लगेगा, देखिए वहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 360 अपॉन x, ये हमारा टाइम हो गया। 360 अपॉन x आवर्स, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है, अगर हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो अभी भी हमारा सेम है दैट इज 360 किलोमीटर, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 360 अपॉन x प्लस 5। और वो बोल रहे हैं कि जो नया वाला टाइम है वो हमारा 1 घंटा कम होगा, यानी कि जो हमारा नया वाला टाइम है वो हमारे पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम होगा, 1 आवर लेस होगा, ठीक है ना। यानी कि नया वाला जो टाइम है माइनस, सॉरी, पुराना वाला जो टाइम है, ओल्ड टाइम, वो ज्यादा है ना। सो ओल्ड टाइम माइनस द न्यू टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। सो पुराने वाला टाइम क्या है 360 अपॉन x माइनस नया वाला टाइम क्या है 360 अपॉन x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1।
ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो वी विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलिए, सो इक्वेशन क्या बन गई, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1। सो देखिए भाई, यहां तक कितना सिंपल था ना, कुछ नहीं था, हमने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन का यूज किया, STD दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते गए, इक्वेशन बन गई। अब सिंप्लीफाई करना आपको आता है, चलिए यहां पर LCM ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहां पे हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x विच इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया 360x plus 360 into 5 that is 30, this is 15 and 8, तो 1800 plus 1800 minus 360x upon x into x plus 5 which is equal to 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो यहां से आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सो 1800 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, राइट। सो ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, दैट मीन्स 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यू विल हैव टू सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, है ना। सो कैसे कर सकते हैं, ईदर बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं समझ आ रही है तो क्या कहीं क्वेश्चन पे मेथड मेंशन है, नहीं ना, किसी से भी काम कर लो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं समझ आता है या फिर आपको लग रहा है कि यार गलती हो गई तो 100% कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से काम कर लीजिए, वो तो बहुत ही सिंपल है। उसमें तो सिर्फ A, B और C की वैल्यूज ही पुट करनी है ना। चलिए, सो यहाँ पर आ जाइए। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू माइनस 1800। सो A और C का प्रोडक्ट किया, सो माइनस 1800 और माइनस 1800 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं सो दैट द सम इज 5। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 45 इंटू 4 करता हूं तो वो क्या होता है, वो होता है 180, यानी कि 45 इंटू 40 होता है बच्चे 1800, ठीक है ना। 45 इंटू 40 होता है 1800 और आपको प्रोडक्ट चाहिए माइनस 1800। सो यानी कि 45 इंटू माइनस 40 हो गया माइनस 1800, राइट, एंड 45 प्लस माइनस 40 हो गया 5। सो यानी कि आपका प्रोडक्ट आ गया माइनस 1800 और आपका सम आ गया 5, तो आपका काम हो गया, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, है ना। सो यानी कि दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो पहले दोनों टर्म्स में से अगर आप x बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा x प्लस 45। अगर यहां से आप माइनस 40 बाहर निकालें तो ये हो गया x प्लस 45। अब x प्लस 45 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स अगर 0 है सो आइदर x प्लस 45 इज 0 और x माइनस 40 इज 0, यानी कि x की वैल्यू या तो माइनस 45 है या फिर x की वैल्यू 40 है। अब देखिए x क्या था हमारा, यहाँ पर x था हमारा स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये आपने अपनी साइंस में, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। सो इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो गया रिजेक्ट, ये हो गया रिजेक्ट। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इसीलिए हमारा यही आंसर है, दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर, इजी, सिंपल, राइट, समझ आया सभी को? नो कंफ्यूजन एट ऑल? बस यहां तक काम करना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद तो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और सॉल्व करना है, वो तो हमें आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस में भी समझाया था, एक बार फिर से समझाती हूं, डोंट वरी। देखिए बात करते हैं अपस्ट्रीम की, क्योंकि ये वाली जो टाइप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका, मानो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते वक्त बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यानी कि जब भी हम अप जा रहे हैं सो हमारी स्पीड कम होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। जब भी हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप एकदम भागते भागते हम उतर जाते हैं, यानी कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी बच्चे अपस्ट्रीम का मतलब है कि अगर ये पानी है, ठीक है, और पानी की डायरेक्शन ये है, दिस इज अ वाटर एंड वाटर की डायरेक्शन ये है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और अगर हमारी बोट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब है कि बोट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर। सो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट डिक्रीजेस, क्योंकि पानी जो है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। सो इसीलिए स्पीड ऑफ द बोट कम हो जाएगी, है ना। जैसे पहाड़ से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, ऐसे ही अगर ये हमारा पानी है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो भाई पानी क्या कर रहा है? उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी बोट की, है ना। सो इसका मतलब है कि यहां पर बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। सो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ बोट इंक्रीजेस। क्लियर, इजी, सिंपल, राइट, समझ आया। अब अगर ये बातें क्लियर हैं तो क्वेश्चन पर चले। आई होप ये क्लियर है, प्लीज नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके चलो, सो क्वेश्चन देखिए, अब रीड करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 hour मोर to go 24 kilometers upstream and then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखिए हमें given है speed of boat in still water. रुके हुए पानी में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे फ्लोइंग वाटर, स्ट्रीम का मतलब है बहता हुआ पानी, बहती हुई नदी। हमने उसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया, हमने उसे x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है, हमारा डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है, और हमें बोला जा रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा फालतू लगता है, क्योंकि अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कम हो जाती है और जब भी स्पीड कम होती है तब टाइम ज्यादा लगता है ना। सो अगर हम अपस्ट्रीम के केस में बात करें
तो हमारा डिस्टेंस तो अभी भी 24 किलोमीटर है। हमारा स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई? स्पीड ऑफ द बोट डिक्रीजेस, यानी कि पहले हमारी स्पीड इतनी थी, पानी की वजह से वो पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है पानी उसे, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट कम हो जाएगी। दैट मीन्स 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, है ना। सो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम फॉर अपस्ट्रीम, इसको मान लेते हैं T1। हमारा टाइम क्या हो जाएगा भाई? STD, है ना। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 24 अपॉन 18 माइनस x। ओके, अगर अब हम डाउनस्ट्रीम की बात करें, हम बात करें डाउनस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम के केस में भी डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड ऑफ द बोट इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ द बोट बढ़ जाती है, दैट इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम T2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 24 अपॉन 18 प्लस x। ये हो गया, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि अपस्ट्रीम के केस में उसको 1 घंटा फालतू लग रहा है, अपस्ट्रीम के केस में उसको 1 घंटा फालतू लग रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि अपस्ट्रीम के केस में उसे डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अपस्ट्रीम का टाइम है T1, डाउनस्ट्रीम का टाइम है T2, सो अपस्ट्रीम के केस में ज्यादा टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, यानी कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। सिंपल, राइट। चलो अब इसको इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, है ना जी, इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और सॉल्व करना है। कर लोगे? कर लोगे? आप लोगों के लिए छोड़ सकती हूं इतना आप लोगों के लिए आगे के लिए छोड़ सकती हूं। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन यू ट्राई इट योरसेल्फ? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन यू ट्राई इट योरसेल्फ? बाकी का सॉल्यूशन x की वैल्यू आप लोग खुद से निकाल सकते हो, है ना। सो बाकी का मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम एंड हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक तो भाई बनाना मुश्किल है, मैं मानती हूं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ आ गया तो इजी है। लेकिन उसके बाद तो आप लोग कर सकते हो, मैंने बहुत बार करके भी दिखा दिया, है ना। सो उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, आई विल चेक ऑल योर कमेंट्स। ओके, और मैं हमेशा सभी कमेंट्स चेक भी करती हूँ, सो जो भी बच्चे मुझे आंसर करते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो आप लोग भी कोशिश करिए टू सॉल्व दिस एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वर्क डन वाले क्वेश्चंस भी लीनियर इक्वेशंस में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। सो two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay. Work done वाले questions भी बहुत important है. Work done problems. ठीक है, अब देखिए वर्क डन वाले क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है, मैं हमेशा आपको यही एग्जांपल दूंगी कि भाई आपकी मम्मी किचन में काम कर रही हैं और आप मजे से बैठ के फोन चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई वाली वीडियोस देख रहे हो तो मम्मी नहीं डांटेंगी, लेकिन आलतू फालतू शॉर्ट्स देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो या फिर मस्त पबजी खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो आपकी मम्मी को गुस्सा आता है कि मैं अकेले घर में काम कर रही हूँ, तुम लोग हेल्प नहीं कर सकते मेरी, तुम लोग डस्टिंग नहीं कर सकते या फिर किचन में आकर मेरी हेल्प नहीं कर सकते, है ना। तो भाई अगर आप अपनी मम्मी की हेल्प करने चले जाओगे तो काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि जब ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो द टाइम टेकन टू फिनिश दैट वर्क विल डिक्रीज, है ना। इफ नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीज देन द टाइम टेकन टू फिनिश दैट वर्क विल डिक्रीज, राइट।
सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें एक टंकी को पानी से भरना है और अगर एक टैप खोली जाती है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं 2 टैप्स या 3 टैप्स या 4 टैप्स इकट्ठे खोल देती हूँ तो वो टंकी जल्दी भर जाती है ना। सो यानी कि अगर आपने देखा कि हम नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा है, हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा है। सो जब भी वर्क डन और टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं तब इस केस में बच्चे हम कभी टाइम ऐड नहीं करते। टाइम टेकन इज नेवर एडेड। सिर्फ इन क्वेश्चंस की बात हो रही है ना। वर्क डन इज ऑलवेज एडेड, वर्क डन इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, क्लियर है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर आपकी मम्मी अकेले काम करती हैं तो 1 घंटे में वो खत्म कर देती हैं, लेकिन अगर आप उनकी हेल्प करने लग जाते हो एकदम सीरियसली, है ना, तो जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा समय, है ना। सो यानी कि टाइम ऐड नहीं किया, वर्क डन ऐड किया, कि आधा काम आपने किया, आधा काम आपकी मम्मी ने किया और जल्दी जल्दी काम हो गया। सिमिलरली अब आपको क्या सोचना है कि आप इस केस में क्या हो, रोबोट हो। आप इस केस में क्या हो, रोबोट हो। कि अगर रोबोट जो है वो 1 दिन में, मतलब वो 2 दिन में एक काम को खत्म करता है, ठीक है, वो 2 दिन में एक काम को खत्म करता है, ठीक है। सो वो 1 दिन में कितना काम करेगा भाई, वो 1 दिन में आधा ही काम करेगा। वो कहेगा भाई मैं तो रोबोट हूं, मैं आज आधा काम करूंगा, मैं कल भी आधा काम करूंगा, तो तुम्हारा वो पूरा एक काम हो जाएगा, है ना। सिमिलरली सेकेंड डे की बारी आती है, तब भी वो आधा काम खत्म कर देता है, और फिर हमने वर्क को जोड़ा तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, है ना। हमने काम को जोड़ा, वर्क डन को हमने ऐड किया तो हमारा एक काम हो गया। सिमिलरली जो दूसरा रोबोट है, रोबोट नंबर 2 जो है हमारा, वो कहता है कि भाई आपका ना काम बहुत ज्यादा है, तो मैं 10 दिन में आपका एक काम खत्म करूंगा। यानी कि पहले दिन वो कितना काम करता है, वो सिर्फ 1/10 काम करता है। वो स्मार्ट है, वो कह रहा है कि भाई मैं 10 दिन में काम खत्म करूंगा आपका, तो वो 1 दिन में 1/10 काम करता है। फिर वो दूसरे दिन भी 1/10 काम करता है, और ऐसे करते 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 वो 10 दिन लगा देता है। ऐसे करते करते वो 10 दिन लगा देता है ना। सो यानी कि जब भी वर्क डन और टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप सोचिए कि आदमी और औरतें या बच्चे जिस पर भी बेस्ड ये क्वेश्चन है वो सारे रोबोट हैं, वो रोबोट की तरह ही काम करेंगे। यानी कि अगर मैं मान लूं कि हमारी ये जो बड़ी वाली टैप है या ये जो छोटी वाली टैप है, चलो मान लेते हैं, स्मॉलर टैप takes X hours to fill the tank separately। कि मतलब अगर अकेले वो टैंक फिल करती है तो उसको X hours लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही लार्जर टैप जो है, जो बड़ी वाली टैप है, टेक्स, हमें बोला गया है बड़ी वाली टैप जो है वो 10 घंटे कम लेती है, 10 घंटे कम लेती है, यानी कि X - 10 hours टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर वो अकेले फिल करती है तो वो X - 10 hours लेती है, लार्जर टैप। ये स्मॉलर टैप की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो वो 9 3/8 hours लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी टाइम ऐड नहीं करना है, हमें हमेशा वर्क डन ऐड करना है। तो हम देखेंगे कि अब वो 1 घंटे में 1 hour वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, कि अब भाई वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। देखिए, अगर वो 2 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 1 दिन में वो आधा करेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, है ना। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा, यहाँ पर 10 था तो हमने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखा। सिमिलरली अगर वो टंकी को X आवर्स में भर रहे हैं तो 1 आवर में वो कितना, 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/X। ओके, 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप, बड़ी वाली टैप 1 घंटे में कितना काम करती है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/X - 10, 1/X - 10। क्लियर।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टुगेदर। दोनों टैप्स कितना टाइम लेती हैं, 9/3/8 आवर्स। दैट मीन्स अगर मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, सो 8 into 9 is 72 and 72 plus 3 that is 75/8 hours। यानी कि दोनों टैप्स को 75/8 आवर्स लगते हैं। सो 1 hour वर्क ऑफ बोथ द टैप्स, यानी कि दोनों टैप्स मिलकर 1 घंटे में कितना काम करती हैं, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 8/75। ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हमारी छोटी वाली टैप 1 घंटे में इतना काम करती है, बड़ी वाली टैप 1 घंटे में इतना काम करती है और दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना काम करती हैं, सो वर्क डन इज ऑलवेज एडेड। वर्क डन तो हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, है ना। दोनों मिलकर इतना काम कर रही हैं, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 75 इंटू 2x माइनस 10, दिस इज 8x इंटू x माइनस 10। ओके, सो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 विच इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। क्लियर। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 8x स्क्वायर एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये माइनस this will be 230x, right, plus 750 is equal to 0। so हमारे पास ये क्या है, एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो और सॉल्विंग के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं। सो प्लीज सॉल्व करिए और मुझे x की वैल्यू बताइए। क्लियर। ठीक है, या चलो सॉल्व करके दिखा दे, चलो यार सॉल्व करके दिखा देते हैं। इतना ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे आप लोगों को, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है जो कि ये वाला है, वो आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं करके बता देती हूँ। इक्वेशन क्या है हमारी, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहां पर यार देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है। सो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर चले जाते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सोचना है, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो तब टाइम वेस्ट नहीं करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर आ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि किससे सॉल्व करना है ना। हमें सिर्फ आंसर से मतलब है एंड दैट शुड बी करेक्ट। आप किसी भी मेथड से यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हेल्प लें, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 230, क्योंकि आप लिख सकते हैं a हमारा 8 है, b हमारा माइनस 230 है और c हमारा 750 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750 अपॉन, आई नो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो चलिए सॉल्व करिए। सो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस अंडर रूट, चलिए सॉल्व करिए क्विक, जल्दी से जवाब दीजिए फास्ट। क्या होगा भाई, 230 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ओके चलिए, यार तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना। सो यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला तरीका भी हमारा यहाँ पर तो यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके ही देख लेते हैं, क्या पता उससे काम आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई स्क्वायरिंग करो फिर इतना सारा मल्टीप्लाई करो, दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। और जब भी काम ज्यादा होता है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है, तो गलतियां भी ज्यादा होती हैं। सो इस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमारा हो गया फ्लॉप, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अब काम नहीं चलेगा। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी भाई हमारी इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आ जाए। सो यहाँ पर b है -230 एंड c है हमारा 750, ठीक है। सो a और c का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 8 × 750, तो वो कितना हो जाएगा 75 × 8, दैट इज 40 एंड दिस इज 56 एंड 6000, राइट। सो दिस इज 6000, क्लियर। सो a × c आ गया हमारा 6000। अब 6000 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं सो दैट योर सम बिकम्स -230। तो बहुत ही सिंपल है, 200 × 30 करेंगे तो 6000 आ जाएगा, लेकिन 200 + 30 करने पर 230 आ रहा है और हमें चाहिए -230। सो आप क्या कर सकते हैं, -200 × -30 कर दीजिए, दैट इज 6000, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, और -200 + -30 कर दीजिए, दैट इज -230, तो आपका काम हो गया। यानी कि दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज 8x² -230x + 750। तो देखिए कभी कभार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड लंबा हो जाता है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजी हो जाती है। सो दोनों मेथड्स आना जरूरी है ना। चलिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 8x² -200x -30x + 750 इज इक्वल टू 0। सो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहां से 4x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास 2x माइनस यहाँ पे 50 बच जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या ले सकते हैं भाई, आप यहां से ले सकते हैं -15 कॉमन ले सकते हैं। सो 2x बच गया एंड -50 भी बच गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। सो अब यहां पर आप फिर से 2x -50 कॉमन लेंगे और 4x -15 कॉमन लेंगे। सो आपके पास हो गया आइदर 2x -50 इज 0 और 4x -15 इज 0। सो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 25 एंड यहां से आती है 15/4, ठीक है। सो x की हमारी 2 वैल्यूज हो गई, लेकिन अब चेक करिए कि कौन सी वैल्यू हमारा आंसर बन सकती है, या फिर दोनों हमारा आंसर बन सकती है या नहीं। तो देखिए x क्या है हमारा, कि स्मॉलर टैप कितना टाइम लेती है और बड़ी वाली टैप कितना टाइम लेती है, दैट इज x -10। सो आप यहां पर बोल सकते हैं कि स्मॉलर टैप टेक्स, अगर वो 25 आवर्स लेती है तो बड़ी वाली टैप कितना लेगी, लार्जर टैप टेक्स x -10, यानी कि 25 - 10 दैट इज 15 आवर्स। सो ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर स्मॉलर वाली टैप टेक्स x इज इक्वल टू कितना टाइम, 15/4 आवर्स, तो बड़ी वाली टैप कितना लेगी, लार्जर टैप टेक्स x -10, यानी कि 15/4 -10। सो ये हो जाएगा 4 LCM 15 - 40, दैट विल बी नेगेटिव। आंसर आएगा नेगेटिव, 15 - 40 आंसर विल बी नेगेटिव। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए हमें इसे करना पड़ेगा रिजेक्ट, हमें इसे करना पड़ेगा रिजेक्ट, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो यानी कि दिस हैज बीन रिजेक्टेड, ये हो गया रिजेक्ट, क्लियर। सो दोनों हमारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं, ये हमारा आंसर है। छोटी वाली टैप 25 घंटे लेती है, बड़ी वाली टैप 15 घंटे लेती है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। सो आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए हैं। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।